माय डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन जो है ना, इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर एक न्यूमेरिकल की मदद से मैं मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। मैं आगाज करता हूं इसकी डेफिनेशन से। जरा देखिएगा, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, उसमें किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसका सम ले लें, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, और फिर आप जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेना चाहते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को उसके नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में रेशो ले लो, तो वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ जाए। कोई मुश्किल बात नहीं है। जरा देखें, यही जो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बताई ना, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आपको इस वर्डिंग की समझ आ जाए, डेफिनेशन बोल क्या रही है, क्या कह रही है, ये आपको समझ आ जाए। देखें, मेरे पास ये कंटेनर है, मैं एक कंपोनेंट लेता हूं, कंपोनेंट ए, दिस वन इज कंपोनेंट ए। मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स सपोज Na लेता हूं, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली आई हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी, और इसका नंबर ऑफ मोल्स हम कितने लेते हैं? Nb। एक और मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, दिस वन इज कंपोनेंट सी, कंपोनेंट सी, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? Nc। I have a mixture and this mixture, I have a mixture and this mixture contains 3 components, component A, component B, component C, 3 components। इनके नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए। कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स Na, कंपोनेंट बी नंबर ऑफ मोल्स Nb, कंपोनेंट सी नंबर ऑफ मोल्स Nc। बार बार बोलता हूं, आपको याद करवाता हूं। आपके पास ये मिक्सचर आ गया, आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर, NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी Na प्लस Nb प्लस Nc। आप तीनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का सम ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे कहता हूं माय डियर स्टूडेंट, ये जो कंपोनेंट ए है ना, इसकी मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ। मोल फ्रैक्शन को हम x से जाहिर करते और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को हम x से जाहिर करते। मुझे कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मुझे XA मालूम करना है। XA कैसे मालूम करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए यानी Na लूंगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या लिया? Na प्लस Nb प्लस Nc। तो आपके पास आ गया Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अगर आपने किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल यही बात आगे बढ़ाएं। मेरे पास ना कंपोनेंट बी है, मैं इसकी मोल फ्रैक्शन जानना चाहता हूं, मैं XB जानना चाहता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मैं XB मालूम करना चाहता हूं स्टूडेंट। क्या करूंगा? वेरी सिंपल, मैं कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स लूंगा, मैं लूंगा Nb और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, Na प्लस Nb प्लस Nc। बिल्कुल यही बात आगे बढ़ाओ। अगर हम कंपोनेंट सी की मोल फ्रैक्शन XC जानना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी मुझे XC चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सी लेकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर इस पर डिवाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं।
अगली बात की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेरे पास ना मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गैसेस की सूरत में बेहतर होता है कि आप पार्शियल प्रेशर उसकी टर्म यूज करें। आप कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में लें, नंबर ऑफ मोल्स में ना लें, बेहतर होता। अगर मैं कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की सूरत में लेता हूं तो वेरी सिंपल, मेरे पास 3 गैसेस हैं जिनका मिक्सचर है, गैस ए, गैस बी, गैस सी। आप तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर ले लें और फिर टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वो ले लें, तो फिर उसके लिहाज से आप मोल फ्रैक्शन थ्योरम की मसलन मैं ना 3 गैसेस हैं ए बी सी, तो मैं अगर एक्स ए लेना चाहता हूं, आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, तो मैं क्या लूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। यानी टोटल प्रेशर आप लेकर partial pressure of a gas divided by total pressure, that gives the mole fraction of that gas. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं कि we need the XB, mole fraction of gas B, तो हम क्या कहेंगे, हम लेंगे partial pressure of gas B divided by total pressure, I mean P, partial pressure of A, partial pressure of B and partial pressure of gas C. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं जी mole fraction of gas C, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय पी ए पी बी प्लस पी सी, आई मीन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन केस ऑफ गैसेस जहां पे आप पार्शियल प्रेशर की बुनियाद पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये वाला फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे उस सूरत में जब आप नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे डील कर रहे हैं। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अबाउट मोल फ्रैक्शन। ये वो बातें हैं जो अक्सर एमसीक्यू की सूरत में पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात, मोल फ्रैक्शन, पहला पॉइंट जो ज़हन में रखना है, मोल फ्रैक्शन हैज नो फॉर्मल यूनिट्स, इसके यूनिट्स कोई नहीं होते। ऊपर ये देखो माय डियर स्टूडेंट, ऊपर मोल नीचे भी मोल, तो मोल डिवाइडेड बाय मोल काट देंगे, देयर इज नो यूनिट, पहली बात। दूसरा पॉइंट आप कहेंगे दिस वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, ये देखें, ऊपर मोल नीचे भी मोल्स, मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अ चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं बाद में आपको समझाता हूं। सेंटेंस हमारे पास है, द सम ऑफ mole fractions of all components in a mixture is equal to unity being 1. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी मोल फ्रैक्शन का सम ले लें, तो द आंसर शुड बी इक्वल टू 1। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने ना 3 गैसेस का मिक्सचर दिया, आपने हर एक गैस की अलग अलग मोल फ्रैक्शन मालूम कर ली। अब तीनों गैसेस की मोल फ्रैक्शन का सम लो, आई मीन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन का सम लें, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर किसी भी मिक्सचर में सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम ले लें, दैट शुड बी इक्वल टू 1। यानी एक आपके पास कंपोनेंट 1 है, एक आपके पास कंपोनेंट 2 है, ए बी की बजाय मैं 1 2 कह रहा हूं ना। आप दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम ले,
आपने लिया x1, आपने लिया x2, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। अच्छा सर स्टूडेंट मुझे एक बात बताइएगा, अगर दोनों कंपोनेंट में से मैं एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको बता देता हूं, मैं कहता हूं जी एक कंपोनेंट जो है ना उसकी मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन जो x1 है ये है 0.4, तो बताओ x2 क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, अगर आपको एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का पता है ये 0.4 है, 0.4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6, तो आपके पास x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट वो कितनी आएगी? 6, 0.6 आएगी, यानी दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। और अगर 3 कंपोनेंट्स है मिक्सचर में तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का सम जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। एक और भी बात से रखना, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि एक कंपोनेंट उसकी मोल फ्रैक्शन 2 है 3, नहीं, 1 से हमेशा कम होगी, और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसका सम लेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। एक और बात भी आपने ज़हन में बिठानी, नंबर 4 पे ये जो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वेदर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो इसकी जो अहाता उसमें आते हैं। और एक और चीज, ये जो है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये ना सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है बल्कि टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं उन पर भी मोल फ्रैक्शन ये टर्म इस अप्लाई होती है। आपने पीछे पढ़ा ना मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो उसमें हम कन्फाइंड थे, हम महदूद थे कि उसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तीसरा कंपोनेंट होता ही नहीं। लेकिन यहां पे आपके पास 2 से ज्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो सकते हैं और हर एक सॉल्यूशन, हर एक कंपोनेंट की आप अलग अलग मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। मोल फ्रैक्शन में एक स्टूडेंट एक नई टर्म आ गई, मोल परसेंट। व्हाट इज मोल परसेंट? वेरी सिंपल, अगर आप मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें द आंसर इज कॉल्ड द मोल परसेंट। यानी आपके पास मैं क्या कहूंगा, मोल परसेंट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यही है, ये कंपोनेंट ए उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.4, मैं कहता हूं इसकी मोल परसेंट मालूम करो, तो आप क्या करेंगे, आप 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 40%। अब दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन, दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन, और ये जो आया दिस वन इज कॉल्ड द मोल परसेंट। कैसे आया? आपने मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो जब मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मोल परसेंट। जितनी भी मैंने गुफ्तगू की मोल परसेंट के मोल फ्रैक्शन के बारे में, जरा उसको आइए एक न्यूमेरिकल की सूरत में देखते हैं। स्टूडेंट मेरे पास ये एग्जांपल है, हमारी बुक में एग्जांपल नंबर 4 है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मेरे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वाटर। ये 3 चीजें मिलके एक सॉल्यूशन बना। ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों लिक्विड्स हैं, दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपने हर एक कंपोनेंट जो है उसकी मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है, फिर आपने मोल परसेंट निकालनी। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 96 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, CH3OH इज कॉल्ड द मिथाइल अल्कोहल, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास इन कंपोनेंट का मैस दिया गया है, जो मैंने आपको समझाया ना। अब आपके पास ये चीज आ गई XA, XB, XC, यहां ABC। अब न्यूमेरिकल में मेरी मुराद है A से आप ले लें इथाइल अल्कोहल, B से आप ले लें मिथाइल अल्कोहल, C से आप ले लें वाटर। आपने तीनों की मोल फ्रैक्शन मालूम करनी। हमें चाहिए क्या? हमें इनके नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो मेरे पास तो मैस है, क्या करूं स्टूडेंट? हम आपको पीछे हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि अगर आपके पास मैस दिया जाए, मैस ऑफ सब्सटेंस, मोलर मैस पर डिवाइड करो, आपके पास उसके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वाटर चाहिए। वेरी सिंपल, मुझे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH
ये चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5 एथानॉल इथाइल अल्कोहल। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH चाहिए, मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल चाहिए। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए। कैसे? नंबर ऑफ मोल चाहिए, उसका मैस है, इथाइल अल्कोहल कितना है 92 ग्राम, तो 92 डिवाइडेड बाय मुझे मोलर मैस ऑफ इथाइल अल्कोहल चाहिए। तो निकाल लें, इसका मोलर मैस निकालें। 2 कार्बन है, एक कार्बन जो है वो 12, 2 कार्बन 24, इस तरह 6 आपके पास ये हाइड्रोजन है, और आपके पास एक हाइड्रोजन को 1 लेते हैं तो 6 आपके पास 6 हो गया, तो 30 और 16 ऑक्सीजन है, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 46। तो आप 92 46 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मोल्स। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 2 मोल्स। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मैस ऑफ मिथाइल अल्कोहल 96 डिवाइडेड बाय, अब आप इसका मोलर मैस निकालें। एक कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, एक ऑक्सीजन 16, तो अगर आप इसको डिवाइड ऐड अप करेंगे तो सम आएगा 32। तो आपके पास ये कितना आ गया 32। इसको आप डिवाइड कर ले तो आप कट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3 मोल्स। एक और चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर 90 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर 18, डिवाइड करो तो आंसर आपके पास आएगा 5। तो जी पहला काम वो हो गया, हमने मैस ऑफ कंपोनेंट उससे उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब मोल फ्रैक्शन की तरफ आए। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या चाहिए मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए ऑफ C2H5OH। मुझे NT चाहिए, आई मीन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल। NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। कैसे? एक आ गया जी 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, 3 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे तो आपके पास NT कितना आएगा 10 मोल्स। तो आपके पास इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन लेनी है, इथाइल अल्कोहल के 2 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स वो 10 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, माय डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 0.2, कोई यूनिट नहीं। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.2। अब आ जाए द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT। तो मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10, तो 3 डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 0.3, कोई यूनिट नहीं। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। और वाटर के हमने मोल्स कितने निकाले 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है कि आपने हर एक कंपोनेंट की क्या मालूम करनी, मोल फ्रैक्शन। अब आगे बढ़े, हमें हर एक कंपोनेंट की मोल परसेंट भी चाहिए। कैसे निकालेंगे? मोल परसेंट के लिए आप इनकी मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं हर एक कंपोनेंट की मोल परसेंट जानना चाहता हूं, मोल परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वी हैव 20%। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वी हैव 30%। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वी हैव 50%। तो ये हमारे पास पहला जो आंसर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, और ये मेरे पास दूसरा हिस्सा जिसमें मैंने हर एक कंपोनेंट की मोल परसेंट मालूम की। हमने एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी स्टूडेंट पढ़ा था। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या था कि किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम ले लें, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में कितने कंपोनेंट्स हैं 3, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वाटर। आप तीनों की मोल फ्रैक्शन का सम ले। देखिए मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तीनों का सम ले लें
इथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन 0.2 प्लस मिथाइल अल्कोहल 0.3 प्लस वाटर की मोल फ्रैक्शन 0.5, सम ले लेंगे तो आपके पास आंसर क्या है? 1 यूनिटी। ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको मैंने आंसर किया। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जो 5वां कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। हम इसे पीपीएम से जाहिर करते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। जरा मिलियन को तो देखिए, मिलियन मिलियन हम स्टूडेंट कहते हैं 10⁻⁶ को। मिलियन हम कहते हैं अगर 1 के साथ 6 जीरो लगा दो, 3 0 ये 3 0 ये लगा दो, इसे हम मिलियन कहते हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आपके पास 10 लाख बना। अब ये याद रखना है, 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं। हम मिलियन को 10⁻⁶ से जाहिर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम मिलियन के लिए 1 के साथ 6 जीरो लगाते हैं, ये मिलियन। आपके पास पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, एक बात जो अक्सर जो शॉर्ट आंसर एमसीक्यू पूछा जाता है, दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज यूज्ड फॉर वेरी लो, ये मैं इधर लिख रहा हूं, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, ये जो मैंने बात लिखी है एंटी टेस्ट वगैरह। अब है क्या पार्ट्स पर मिलियन, इसकी डेफिनेशन को देखिए। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपके पास सोल्यूशन के 10 लाख हिस्से हैं, सोल्यूशन के 10 लाख हिस्से हैं, उनमें से जितने हिस्से सोल्यूट के होंगे वो सोल्यूशन की पीपीएम कहलाता है। यानी अगर आपके पास 10 लाख में से एक हिस्सा सोल्यूट का है, बाकी 9,99,999 हिस्से सोल्यूशन के हैं, एक हिस्सा सोल्यूट के, तो फिर हम क्या कहेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन इज 1 ppm। अगर 2 हिस्से सोल्यूट के हैं 2 ppm, अगर 100 हिस्से सोल्यूट के हैं 100 ppm। तो ये वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर। तो आटे में नमक की मिकदार को जाहिर करनी है तो फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वो यूनिट यूज नहीं करेंगे। आप किसको यूज करेंगे? आप पार्ट्स पर मिलियन को यूज करेंगे। स्टूडेंट, दिस कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द इंप्योरिटीज, कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी इन वाटर। वाटर का ये जो पोल्यूटेड वाटर, इट कॉजेस वेरी अ लॉट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। हम आजकल इसका शिकार है ना, हम कह रहे हैं कि वाटर के अंदर आर्सेनिक, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर के अंदर फाउल गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर के अंदर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वही वाटर जो हम पीते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करता है बंदे, एंड दोज आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये बहुत बड़ा मसला है। अब वाटर में इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन को जो मालूम करने का यूनिट है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सिमिलरली the concentration of pollution in air that also estimated with in ppm. Chlorinated water that is transported in our houses as a potable, वासा की तरफ से जो हमारे घरों में पानी जो सप्लाई किया जाता है तो उसमें क्लोरीन को मिलाया जाता है। अब क्लोरीन की उस वाटर में कितनी कंसंट्रेशन है उसके लिए भी हम ppm ये यूनिट यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप डिफरेंट किस्म के मिनरल्स वाटर ये यूज करते हैं, नेस्ले है, किनले है, एक्वाफिना है और बहुत बड़ी तादाद है। आप इनमें देखिएगा इंग्रेडिएंट के नीचे ना जो मिनरल पानी में ऐड किए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखी होती है और वो भी बाज केस में वो पीपीएम में दी होती है, पार्ट्स पर मिलियन में दी होती। फॉर्मूला देखें, पार्ट्स पर मिलियन में मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें वेरी सिंपल, मैं लिखता हूं, आप देखें, मैस, और मैस आपने लेना है ग्राम में, ऑफ सोल्यूट ओवर मैस, ये भी आपने ग्राम में लेना है, ऑफ सॉल्यूशन
multiply by 10 raised power 6 and 10 raised power 6 is called million. तो अच्छा, हमने ना चैप्टर के शुरू में वो जो परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ा था, तो हमने एक पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट। उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें भी हमने मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट और मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 की बजाय 100 करेंगे तो वो तो परसेंटेज आ जाएगी ना। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई बाय मिलियन करेंगे, 10 raised power 6 करेंगे, देन यू विल हैव द ppm। यही जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है, अगर आप इसको वॉल्यूम की सूरत, ये तो मैंने वेट की बात की है ना, अगर आप वॉल्यूम के सेंस में लिखेंगे तो फिर आप मैस के बजाय वॉल्यूम और वॉल्यूम को ग्राम की बजाय किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। और नीचे भी सॉल्यूशन का मैस जो है वो वॉल्यूम अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे वॉल्यूम आप किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। मैस लेंगे सोल्यूट और सॉल्यूशन का तो ग्राम में, और अगर आप वॉल्यूम लेंगे तो फिर आप वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 raised power 6। ये है, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो फिर आप पीपीएम मालूम कर सकते हैं। लेकिन बाज दफा आपको पीपीएम दिया जाता है, मैस ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है, मैस ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, तो आप इस इक्वेशन को उसी तरह अरेंज करेंगे। और बाज दफा आपको पीपीएम भी दिया गया है, मैस ऑफ सोल्यूट भी दिया गया है, आपसे मैस ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है। यानी आपके पास इसमें ना 3 फैक्टर्स हैं, अगर 2 दिए जाएं तो आप तीसरा आसानी से इसको एडजस्ट करके मालूम कर सकते हैं। हमारे बुक में ना एक न्यूमेरिकल है, जरा उसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल है, जरा इसको देखेंगे आप। स्टेटमेंट देखें, सी वाटर हैज 5.65 क्रॉस 10 raised power -3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1 kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर इन ppm। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास जो चीजें दी गई हैं, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी मैस ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, और वो आपके पास 5.65 10 raised power -3 ग्राम है। और दूसरा आपके पास ना वाटर का है, दैट इज द 1 kg ऑफ वाटर, वाटर का मैस आपको दिया गया है, तो उसमें ये ऑक्सीजन जो है, तो आप क्या करेंगे, आप यही फार्मूला जो हमने लिखा है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 raised power 6 तो आपके पास आंसर आएगा 5.65 एंड दिस वन इज द ppm, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm इन वाटर। ये आपके पास है। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ये होता कितना है, कितना हिस्सा पार्ट्स पर मिलियन, जरा ये समझते हैं इसको। ये जो मैं आपके साथ स्टूडेंट शेयर करने जा रहा हूं ना, ये ना सिर्फ यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बल्कि आपके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उनको भी बेहतर करने में आपकी मदद करेगी। ये वाली जो डिस्कशन है इसमें देखें, मेरे पास ये एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स। माय डियर स्टूडेंट, इस बॉक्स में ना अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे 10 सेंटीमीटर, विड्थ देखेंगे 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी देखेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, यानी विड्थ, लेंथ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करूं, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, आई हैव द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब एंड दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 dm क्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लीटर। तो इसका मतलब है द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज दिस बिग क्यूब, दिस वन इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 dm क्यूब। आप इसको अगर पानी से भर देंगे तो इसके अंदर पानी कितना आएगा, यस, इसके अंदर 1 kg वाटर आएगा, या दूसरे अल्फाज में 1000 ग्राम वाटर आएगा। अब आप एक काम करें, आप इसमें से ना एक ये छोटा सा क्यूब इसमें से सेपरेट कर लें। ये क्यूब आपके पास अलग हो गया। अब इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, एक इसका 1 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल कितने थे, टोटल 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब थे। एक मैंने निकाल लिया, अब बाकी उधर 990 सेंटीमीटर क्यूब आ रही, एक बार आ गया। अब इसको देखेंगे, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ है, 1 मिलीमीटर इसकी हाइट है। तो
सॉरी 10 मिलीमीटर लेंथ विड्थ और हाइट 10 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर क्यूब हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। इसको मैं पानी से भर देता हूं, इसमें पानी कितना आएगा 1 ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट 1 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पीछे आपके पास जो बड़ा क्यूब था उसमें वाटर कितना आया 1000 ग्राम, उसमें सेंटीमीटर क्यूब कितने थे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक आपने निकाल लिया सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, वाटर उसमें कितना आ गया 1 ग्राम। एक हम टर्म यूज करते हैं डेंसिटी, यहां से आप वाटर की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आप दोनों के साथ में देखेंगे तो बड़े क्यूब की सूरत में द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब, और इसकी सूरत में आप कह सकते हैं क्या बोला 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अब ये जो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका ये छोटा सा हिस्सा निकाल दें, ये कितना है, ये 1 मिलीमीटर क्यूब है, क्योंकि ऐसे 1000 मिलीमीटर क्यूब मिलकर 1 सेंटीमीटर क्यूब बना था। अब इस मिलीमीटर क्यूब इसको पानी से भरे, इसमें जो वाटर आएगा वो कितना होगा, वो 1 मिलीग्राम होगा। कितना 1 मिलीग्राम। तीनों बातों को जरा लाना, जो बिग क्यूब था उसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब 1 लीटर, वाटर उसमें 1000 ग्राम यानी 1 kg, उसका जो 1000th पार्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें वाटर कितना आ गया 1 ग्राम, और उसका जो 1000th पार्ट है दैट इज 1 मिलीमीटर क्यूब, और उसमें वाटर कितना आ गया 1 मिलीग्राम। अब ये जो 1 मिलीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 डीएम क्यूब का 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 1 मिलियन। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर क्यूब ये 1 डीएम क्यूब का 10 लाखवां हिस्सा है। इसमें वाटर कितना था 1 मिलीग्राम, और उसमें वाटर कितना था 1 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिलीग्राम वाटर 1 किलोग्राम वाटर का 10 टू पावर 6 पार्ट है, 10 लाखवां हिस्सा है। तो अगर मैं 1 kg वाटर लूं, उस 1 kg वाटर उसके 10 लाख हिस्से करूं, तो इसमें एक जो हिस्सा होगा वो 1 मिलीग्राम होगा, और वो एक हिस्सा है दैट इज 10 raised power 6 millionth part 10 raised power 6 part of या 1 millionth part of that 1 kg वाटर। ये था एक कॉन्सेप्ट के पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन कितना है। अगर एक की बजाय मैं 2 मिलीग्राम ले लेता हूं तो वो बन जाएगा 2 ppm, मैं 3 मिलीग्राम ले लेता हूं दैट इज कॉल्ड द 3 ppm। अब एक और चीज, अगर हम नॉर्मली देखना चाहते हैं कि ये 1 ppm होता क्या है, माय डियर स्टूडेंट आप एक बकेट ले लें, एक बाल्टी ले लें, इसमें आप 10 गैलन वाटर ऐड करें। अब इसमें आप एक ड्रॉप जो पानी का डालें, बकेट 10 गैलन सॉल्यूशन, उसमें एक ड्रॉप वाटर का डाल दें। दिस वन ड्रॉप, दिस सिंगल ड्रॉप इज 1 ppm, कंसंट्रेशन क्या बनेगी 1 ppm। इस तरह हम ना ppm की बजाय ppb पढ़ते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन क्या होता है 10 पावर 6, बिलियन क्या होता है 10 पावर 9, 1 अरब, इस तरह 10 पावर 12 ट्रिलियन। तो ppm, ppb, ppt, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये जब ppm से ppb, ppb से ppt की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये कंसंट्रेशन यूनिट और छोटे से छोटा होता जाता है। ये था हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन और पीपीएम इसको स्टडी किया, और इस तरह हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन वो वाइंड अप हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन उसको हम स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको बड़ों का एहतराम और छोटों के साथ शफकत से पेश आने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।